कैसे हो भाई लोगों आप। होपफुली आप लोगों ने ला लीगा वीक 1 एंजॉय किया होगा। आज की वीडियो में हम वीक 1 के ऊपर ही बात करेंगे, इसका ही रिव्यू करेंगे। और मेरे हिसाब से जो मैंने एक प्रिडिक्शन की वीडियो भी बनाई थी जहां पर मैंने प्रिडिक्ट किया था कि तीन टीमें ला लीगा की ऐसी हैं जो टाइटल रेस में आपको आखिर तक नजर आएंगी, जिसमें बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और एथलेटिको डी मैड्रिड होंगी। तो इन्हीं तीन टीमों को लेकर हम बात करेंगे और देखेंगे कि पहला वीक इनका कैसा रहा और किस तरह से इन्होंने पहले वीक को अप्रोच किया, अपनी गेम्स को कैसे मैनेज किया और यहां से इन लोगों की प्रिपरेशन कैसी नजर आ रही है। देखो, इट्स टू अर्ली टू जज क्योंकि पहला ही वीक है और एटलेटिको मैड्रिड ने अपना पहला गेम हार भी दिया, तो यहाँ पर दुनिया ऑफ कोर्स खत्म नहीं होती। लेकिन हमें यहाँ से एक टून सेट होती हुई जरूर नजर आ रही है कि आने वाला सीजन जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं एटलेटिको डी मैड्रिड पे बात करूंगा, फिर रियल मैड्रिड और उसके बाद एफसी बार्सिलोना के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे फॉलो भी कर लो। अगर हम पिछली दो ट्रांसफर विंडोज की बात करें तो मेरे ख्याल से एटलेटिको डी मैड्रिड ने बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट एटलीस्ट ट्रांसफर विंडो जो है वो विन किए हैं, क्योंकि उन्होंने जो चाहा वो प्लेयर उनको मिला। काफी बड़ी बड़ी स्पेंडिंग्स उन्होंने की और इस सीजन में भी वो 4 से 5 नए प्लेयर्स को लेकर आए हैं। लेकिन उनकी ला लीगा कैंपेन का जो स्टार्ट है ना, वो अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा और यहाँ पर कहीं ना कहीं डिएगो सिमियोनी को हमें ब्लेम करना होगा। मुझे क्यों तोड़ा? सीजन के पहले ही मैच में डिएगो सिमियोनी, जो कि इतने एक्सपीरियंस मैनेजर हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया और उन्होंने जो नई साइनिंग्स थी उनको मैदान में उतार दिया, जो कि काफी हैरान कुन सी बात थी। सोरलोथ, ग्रीजमैन, ये दोनों प्लेयर्स उनके बेंच के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने जितनी भी नई साइनिंग्स की थी ऑलमोस्ट सबको उन्होंने मैच में उतार दिया। एटलेटिको की टीम में हमें 5 नए चेहरे देखने को मिले और एक बात तो तय है कि यार जब आप नई साइनिंग्स करते हो तो उनको महीने नहीं तो कम से कम हफ्ते जरूर लगते हैं थोड़ा एडजस्ट होने में। और यहाँ पे डिएगो सिमियोनी ने क्या किया कि उन्होंने 5 नए प्लेयर्स को खिला दिया। वो शायद छोटी मोटी एडजस्टमेंट के लिए नहीं जा रहे थे, शायद वो सब कुछ ही चेंज करना चाह रहे थे, इंटायरली एक नए सिस्टम के साथ वो उतरना चाह रहे थे। जब आपकी कैंपेन रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जैसी टीम्स के अगेंस्ट हो और आप इतनी सारी साइनिंग्स करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे, आप टाइटल नहीं जीत पा रहे, तो मुझे लगता है कि सिमियोनी जैसे एक्सपीरियंस मैनेजर को इस तरह की गलतियां करना वो जेब नहीं देता। और यही वो पॉइंट्स है जहां पर लीग में डिफरेंस क्रिएट होता है। इस गेम में साफ दिख रहा था कि नए प्लेयर्स जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाए, जल ही नहीं हो पाए और स्पेनियल जब अटैक कर रही थी एटलेटिको डी मैड्रिड को, वो बहुत सारे ट्रबल क्रिएट कर रही थी उनके डिफेंस के लिए। लकीली ये मैच 0-0 चल रहा होता है और जूलियन अल्वारेज एक वंडर किस्म की फ्री किक मार के 1-0 के साथ एटलेटिको डी मैड्रिड को लीड दे देते हैं। तो लग यही रहा था कि एटलेटिको डी मैड्रिड यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले जाएगी, लेकिन स्पेनियल जो है वो होम पर भी खेल रही थी, उसका उन्होंने पूरा एडवांटेज उठाया और पिछले सीजन में जिस तरह स्पेनियल बहुत ही खराब दिख रही थी, उतनी ही अच्छी फुटबॉल उन्होंने इस गेम के अंदर खेली। कहीं ना कहीं सिमियोनी की जो सब्स्टिट्यूशंस थी वो भी काम नहीं कर रही थी और स्पेनियल ने भी जो है वो 2 बहुत ही अच्छे गोल स्कोर करके एटलेटिको डी मैड्रिड की कैंपेन को एक बहुत ही बड़ा धचका पहले ही वीक के अंदर दे दिया। ऐसा नहीं कि एटलेटिको डी मैड्रिड ने चांसेस क्रिएट नहीं किए, लेकिन वो चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए और यहाँ पर जो ब्लेम है मेरे हिसाब से वो सिर्फ सिमियोनी को जाता है। जो उन्होंने इतनी सारी चेंजेस कर दी गेम वीक 1 के अंदर, वही उनकी हार की मेन वजह बनी। इस वक्त एटलेटिको डी मैड्रिड ने टेबल पे एक गेम खेला हुआ है और उनका एक भी पॉइंट नहीं है और टाइटल रेस में अगर उनको बार्सा और मैड्रिड को टक्कर देनी है तो इस तरह की गलतियां वो नहीं कर सकते। अब मैं बात करना चाहूंगा रियल मैड्रिड के ऊपर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड था रियल मैड्रिड को देखने के लिए, चाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड को देखने के लिए, क्योंकि क्या था कि बार्सिलोना का तो हमें पता है कि वो किस तरह की फुटबॉल खेलती है, लेकिन चाबी अलोंसो को रियल मैड्रिड लेकर आई, स्पेशली कार्लो एंसेलोटी को निकाला जिनका पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था। और क्लब वर्ल्ड कप में भी हमने कहीं ना कहीं चाबी अलोंसो को देखा था और वहां पर भी मुझे काफी सारे इश्यूज रियल मैड्रिड की टीम में नजर आ रहे थे और मैंने पीएसजी की गेम के बाद एक वीडियो भी बनाया था और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कहां पर रियल मैड्रिड की टीम लैग करती हुई नजर आ रही है। जब
कल का गेम मैंने देखा बहुत एक्साइटेड होके कि रियल मैड्रिड कैसी फुटबॉल खेलेगी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि यार आंखों से बस खून आना ही बाकी था और इस गेम के अंदर मुझे कुछ नजर नहीं आया। रियल मैड्रिड एक टोटली डिफरेंट रियल मैड्रिड नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना की तरह की फुटबॉल खेलने की कोशिश की जा रही है, पोजेशन रखने की कोशिश की जा रही है और 71% पोजेशन इस गेम के अंदर रियल मैड्रिड ने रखा भी। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पोजेशन जो था फॉर द सेक ऑफ पोजेशन था, लेकिन रियल मैड्रिड कोई खातिर खार चांसेस नहीं क्रिएट कर पा रही थी। देखो अभी ये पहला ही गेम है और रियल मैड्रिड ने अपना गेम जीत भी लिया, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ले भी लिए। इस गेम के बेस के ऊपर हम चीजों को जज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैंने पहले भी ये बात कही थी और इस गेम को देखकर मुझे फिर से एक चीज नजर आई कि आप पोजेशन तो रख सकते हो, लेकिन जब आप चांस क्रिएट नहीं करोगे, आप लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं निकाल पाओगे, आप अपने फॉरवर्ड्स को प्रॉपरली फीड नहीं कर पाओगे, तो इस तरह पोजेशन रखने का कोई फायदा नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं जावी का सेकंड सीजन याद आया जो बार्सिलोना उस सीजन में खेली थी, वैसे ही कल का मैच रियल मैड्रिड भी खेली थी कि बॉल हमने जरूर रखा और बॉल रख रख कर जब उनसे चांस क्रिएट नहीं हो पा रही थी तो रियल मैड्रिड काफी ज्यादा डेस्परेट होती हुई भी नजर आ रही थी। और हमने ये भी देखा कि दूर से शॉट्स लिए गए, हुसैन की तरफ से 2 दफा शॉट्स लिया गया, उसके बाद कैरेरास ने ट्राई किया और इस तरह 1-2 शॉट्स बाकी प्लेयर्स ने भी लिए कि किसी तरह से गोल आ जाए, लेकिन उसके अलावा गेम प्ले से रियल मैड्रिड चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रही। यहाँ पर कहीं ना कहीं पासिंग पैटर्न्स भी प्रिडिक्टेबल हो रहे थे। ओसासुना भांप चुकी थी, वो थोड़ा मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक में खेल रहे थे और उनको पता था कि रियल मैड्रिड कहां पास करेगी, कैसे खेलेगी, और उसी प्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से ओसासुना ने ज्यादा अच्छी तरीके के साथ जो है वो डिफेंडिंग भी की और मैड्रिड को चांसेस बिल्कुल भी नहीं बनाने दिए। अभी भी ट्रांसफर विंडो ओपन है। मैं समझता हूं कि रियल मैड्रिड को अगर यहाँ पे सीजन अपना अच्छा बनाना है तो उनको एक क्रिएटिव मिडफील्डर जरूर साइन करना चाहिए। देखो बिलिंगम भी कल की गेम में अवेलेबल नहीं थे और आने वाले 2 से 3 महीने वो अवेलेबल नहीं होंगे। और उसके साथ अगर आप देखो तो लूका मॉड्रिच भी छोड़ के जा चुके हैं, तो मिडफील्ड के अंदर बहुत बड़ा गैप मुझे नजर आ रहा था। वहां पर कोई क्रिएटिविटी मुझे नजर नहीं आ रही थी, ना ही क्रूस है ना ही लूका मॉड्रिच है, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो वहां पर चांसेस क्रिएट करेगा। अगर रियल मैड्रिड को मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक में खेलने वाली टीम्स मिलेंगी तो रियल मैड्रिड इस तरह की पासिंग पैटर्न के साथ स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि विनी जूनियर की परफॉर्मेंस कल की गेम में बहुत ही ज्यादा खराब रही और मैं कल की गेम में विनी को ज्यादा ब्लेम नहीं करता। मेरे अपने हिसाब से विनी को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आपने 2 से 3 टचेस लेने, इससे ज्यादा आपने बॉल कैरी नहीं करना और आपने टेक ऑन्स नहीं करने। और हमने कल विनी को भी देखा कि विनी फ्रीडम के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, जिस तरह से हमने कार्लो के अंडर उनको खेलते हुए देखा था कि वो बॉल के साथ जो मर्जी करें, 3-3 4-4 डिफेंडर को भी वो खींच कर लेके चले जाते थे। लेकिन कल की गेम के अंदर हमने देखा कि विनी 2-3 टचेस लेते थे और बैक पास कर देते थे, 2-3 टचेस लेते थे बैक पास कर देते थे, तो जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। एक अम्बापे थे जिन्होंने कल थोड़ा डिफरेंस क्रिएट किया, जो थोड़े क्रिएटिव भी नजर आए और थोड़ा थ्रेट भी क्रिएट कर रहे थे। अदरवाइज बहुत ही प्रिडिक्टेबल नजर आ रही थी रियल मैड्रिड। क्रॉसेस उनके लग नहीं रहे थे, बॉक्स के अंदर उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि हेडर ले सकता या क्रॉसेस को विन कर सकता, और यहीं पर रियल मैड्रिड काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आई। और कहीं ना कहीं मुझे चाबी अलोंसो की टीम सिलेक्शन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आया। अब मुझे गुंजालेस गार्सिया समझ में नहीं आया कि उनको क्यों नहीं स्टार्ट कराया गया। और यहाँ पर एक चीज तो जरूर है कि उनको ना स्टार्ट करने की एक वजह यह भी है कि विनी और अम्बापे आप उनको कैसे एडजस्ट करोगे, दोनों ही लेफ्ट विंग पे खेलने वाले हैं। अगर आप गुंजालेस गार्सिया को खिलाओगे तो आपको या विनी या फिर अम्बापे, दोनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेफ्ट विंग पे एक खेलेगा या तो दूसरे को आपको राइट विंग पे खिलाना पड़ेगा या फिर आपको बेंच करना पड़ेगा किसी एक प्लेयर को। इस गेम में रियल मैड्रिड की डिफेंस भी प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं हो पाई। मुझे रियल मैड्रिड की डिफेंस में भी कुछ इश्यूज नजर आते हैं और मैं समझता हूं कि रियल मैड्रिड को एक मिडफील्डर साइन करना चाहिए और एक सीबी साइन करना उनको जरूर पड़ेगा। अदरवाइज रियल मैड्रिड में काफी खामियां नजर आ रही हैं। लेकिन यार क्वालिटी इस टीम के अंदर है, इंडिविजुअल क्वालिटी इस टीम के अंदर कूट कूट के भरी है। आप इस टीम को कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन कल की गेम के बाद से लगता यही है कि रियल मैड्रिड और चाबी अलोंसो को बहुत काम करना पड़ेगा अगर उनको इस टाइटल रेस को जीतना है और उसके साथ साथ चैंपियंस लीग में भी अगर उनको अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी है। अब हम बात कर लेते हैं बार्सिलोना के ऊपर। देखो यार, बार्सिलोना कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना तो इस वक्त थोड़ी बैलेंस टीम नजर आ रही है, बेहतर टीम नजर आ रही है। एक तो प्लेयर्स
एक साल से साथ में खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है देखने वाली, वो ये कि प्री सीजन हो या पहला गेम हो बार्सिलोना का, बार्सिलोना की इंटेंसिटी उस तरह से नहीं दिख रही जिस तरह से हमने पिछले सीजन में देखा। और यहाँ पर फ्लिक ने भी ये बात कही है कि बार्सिलोना अपना 50% ऑन द पिच दे रही है, विच इज वरिंग साइन फॉर हिम। और ये चीज वाकई में मुझे नजर भी आई। तो देखो, बार्सिलोना ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिए। कहीं ना कहीं एक स्टाइल के अंदर बार्सिलोना ने अपनी कैंपेन स्टार्ट की, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी भी इस गेम के अंदर हमें देखने को मिली थी। और जो बार्सिलोना ने दोनों गोल स्कोर किए थे, वहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी थी। और उसके साथ साथ रफीनिया का जो टैकल था उसके ऊपर भी बात की जा रही थी, जो कि रेड कार्ड हो सकता था। और इसके अलावा मयोर्का के 2 प्लेयर्स को रेड कार्ड हो गया था पहले ही हाफ में। उसके बाद बार्सिलोना काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। बार्सिलोना उस तरह से चांसेस भी नहीं क्रिएट कर पाई, और गोल भी हमने लास्ट मोमेंट के अंदर 90th मिनट के बाद लामीन जमाल ने गोल स्कोर किया था। तो यही वो बात है कि बार्सिलोना की इंटेंसिटी उस तरह से नजर नहीं आ रही थी, वो हंगर नजर नहीं आ रही थी बार्सिलोना की तरफ से, जो हम लोग रिसेंट सीजन के अंदर देख चुके हैं। और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ऐसी रीजन होगी कि बार्सिलोना का वो स्पार्क कहाँ खो गया था इस गेम के अंदर। आई होप कि बार्सिलोना जो है वो अब अगली गेम्स के लिए अपने स्पार्क को वापस लेकर आए। जो इंटेंसिटी बार्सिलोना नहीं दिखा पाई मायोर्का के अगेंस्ट, वो हम लेवांटे के अगेंस्ट कर सकें, और बार्सिलोना अपने रिदम को प्रॉपरली वापस लेकर आए, ताकि बार्सिलोना कैंपेन में एडवांटेज ले सके। क्योंकि यार एज पर मीडिया रिपोर्ट्स फ्लिक का प्लान यही है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन आप लाल लीगा को बहुत अच्छे के साथ परफॉर्म करो, और जितनी मैक्सिमम लीड आप लाल लीगा में लेकर जा सको वो आप ले लो, ताकि आप सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन लाल लीगा में थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो जाओ, और आप फिर यूसीएल और अदर टूर्नामेंट्स के ऊपर जो है वो फोकस भी कर सको। अगर इसी इंटेंसिटी के साथ हम खेलते रहे और बॉडी लैंग्वेज इस तरह से गिरी रही, तो फिर चीजें मुश्किल हो सकती हैं। देखो, इस पहले वीक के बाद से अगर मैं एक अपना कंक्लूजन दूं, तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना यहाँ पर थोड़ी सी फेवरेट जरूर नजर आ रही है ऑन एथलेटिको डी मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड। देखो, इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, लेकिन इसके लिए बार्सिलोना को अपनी अच्छी फुटबॉल खेलनी होगी, इंटेंसिटी दिखानी होगी, और जिस तरह से हमने लास्ट सीजन को अप्रोच किया था उसी हंगर से इसी सीजन को भी हमें अप्रोच करना होगा। तो मैंने इस वीडियो में गेम वीक 1 को सम अप करने की कोशिश की है, और तीनों टीम्स किस तरह से उन्होंने मैचेस खेले उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मुझे फेसबुक, इंस्टा और डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।